अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लास है और आज हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी का जो लास्ट लेसन है, हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था सांस सांस में बांस, मतलब कि सांस सांस में मतलब कि हमारे हर चीज़ में हर काम में हम किस तरह से बांस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस लेसन को मैंने आपको पिक्स के जरिए अच्छे से समझाया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और समझने के बाद आपने लेसन को एक बार अच्छे से रीड भी कर लिया होगा, ताकि आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की हिंदी की जो बुक है वसंत, उसे ओपन कर लीजिए, जिसमें पेज नंबर 122 पर आपको इस लेसन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अभ्यास प्रश्न लेख से मतलब जो आपका लेसन है इसी के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और इनके आंसर लेसन के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 17, प्रश्न उत्तर। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप अपनी कॉपी में कोई भी रिटर्न वर्क स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन आंसर या बुक वर्क स्टार्ट करने से पहले आप सब्जेक्ट नेम डालेंगे हिंदी, उसके बाद लेसन नंबर और लेसन का नेम आपको ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि होता है कभी कभी कि लेसन नेम और लेसन नंबर आपकी और मेरी बुक में डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसलिए आप लेसन नंबर के साथ साथ लेसन नेम ज़रूर मेंशन करेंगे। लेसन नंबर पार्ट 17, सांस सांस में बांस। निबंध से मतलब इसी लेख से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इनसे बाहर हमें नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रश्न 1 आपसे कहता है, बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? और दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐड है, युवा बांस में कौन सी विशेषता होती है जो बूढ़े बांस में नहीं पाई जाती? ठीक है, आपने जब लेसन रीड करा था उसमें हमने देखा था कि बांस को बूढ़ा कहा गया था, कि बांस बूढ़ा हो जाता है तो उसका हम यूज़ कम करते हैं। तो ये पूछा गया है कि बांस को बूढ़ा कब कहा गया है और युवा बांस में और बूढ़े बांस में क्या अंतर होता है। जैसे कि एक जवान आदमी और एक बूढ़ा आदमी होता है, आपने देखा होगा जवान आदमी जो होता है वो एक्टिव होता है, उसमें फुर्तीलापन होता है, वो किसी भी काम को फुर्ती से और कम समय में कर देता है। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगर उसी की तुलना में बूढ़े आदमी को देखा जाए तो बूढ़े आदमी में जवान आदमी की तुलना एक्टिवनेस जो होती है वो थोड़ी कम होती है, वो किसी भी काम को करने में ज़्यादा वक्त लेता है। तो वही बांस का यहाँ पर हाल है। उत्तर में हम लिखेंगे 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। कोई भी बांस अगर वो 3 साल या उससे ज़्यादा अधिक का हो जाता है तो उसे बूढ़ा बांस कहते हैं। बूढ़े सख्त हो जाते हैं, बूढ़े बांस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सख्त, यानी कि कठोर हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए सख्त होगी तो उसे हम अगर मोड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? टूट जाती है। लेकिन अगर उसी के अकॉर्डिंग दूसरी जगह देखा जाए तो कोई भी चीज़ अगर नरम होगी और मुलायम होगी, उसे हम कितना भी मोड़ सकते हैं, उसे किसी भी शेप में हम रख सकते हैं। तो बूढ़ा बांस जो होता है वो सख्त हो जाता है और सख्त होने के बाद वो टूट भी जाता है। और उसी की तुलना में अगर देखा जाए कंपैरिजन में, युवा बांस मुलायम होते हैं, उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। जो युवा बांस होते हैं वो इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं कि अगर हमें कोई भी सामान बनाना है, मान लीजिए फर्नीचर बनाना है, टोकरी बनानी है या कोई भी किचन का सामान हमें बनाना है, तो उसके लिए हम इस बांस को किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं। ये बांस टूटता नहीं है। ठीक है, कौन सा बांस नहीं टूटता? युवा बांस। तो युवा बांस और बूढ़े बांस में इस तरह से अंतर आपको लेसन के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, प्रश्न 1 के बाद आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 में आपसे पूछा है, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? आपके लेसन में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे बांस से बनने वाली, फर्नीचर और क्या कहते हैं, टोकरी, सजावट के सामान, दरवाजे, खिड़कियाँ, अलग अलग चीज़ें, पिलाई वगैरह। ठीक है, तो इन सब में से यहाँ तक कि मछली पकड़ने का जाल भी। तो आपको बताना है कि इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जो आश्चर्यजनक चीज़ है वो आपको क्या लगी है और क्यों लगी है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक मतलब कि हैरान कर देने वाली जो चीज़ मुझे लगी है वह है मछली पकड़ने का जाल, जिसे क्या नाम दिया गया है? जकाई। ठीक है, क्यों ये आश्चर्यजनक क्यों लगी है? इसकी बुनावट बहुत कठिन है। बुनावट मतलब इस जाल को इस तरह से बुना जाता है कि देखने से ही इंसान को ऐसा लगेगा कि ये नामुमकिन है। लेकिन इससे मछलियाँ जिस तरह फंसाई जाती हैं वह भी बहुत आश्चर्यजनक है। मतलब कि इस जाल को बुनना तो हमें ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन इस जाल से इस तरह से मछलियाँ फंसाई जाती हैं कि देखने वाले भी आश्चर्यचकित यानी कि हैरान रह जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैरान कर देने वाली, एक तो ये जाल और जाल से मछली पकड़ने का तरीका, दोनों ही हमारे लिए हैरान कर देने वाली बात है। ठीक है, प्रश्न 2 के बाद आते हैं प्रश्न 3 पर।
प्रश्न 3 में आपसे कहा गया है बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी। आरंभ मतलब शुरू हुई होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान पैदा हुआ और ऊपर से आया तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया बांस की चीज़ें। धीरे धीरे बांस इंसानों को पता चला होगा कि बांस क्या चीज़ है, फिर उसने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे नॉर्मल तरीके से यूज़ करना शुरू किया होगा, फिर बुनाई की होगी बांस की, और धीरे धीरे इस तरह से बांस जो है वो हमारी डेली लाइफ की ज़िंदगी में भी आने लगा। ठीक है, तो हम आंसर में लिखेंगे बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी। आरंभ मतलब शुरू हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक मतलब कि हाथ से अलग अलग तरह की चीज़ें बनानी शुरू की होंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है पहले कोई मशीन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हर चीज़ लोग इंसान किससे बनाते थे, हाथ से बनाते थे। कोई भी बुनाई करनी है, कपड़ा बनाना है, फर्नीचर बनाना है, मशीनों का कम यूज़, क्योंकि मशीनें तो थी ही नहीं। हाथ से ज़्यादा सामान और चीज़ें बनाई जाती थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसलिए इसे कलात्मक कहा गया है। कलात्मक चीज़ें बनानी आरंभ की। और जब मानव घूम घूम कर भोजन इकट्ठा करता था, मानव मतलब आदि मानव की बात हो रही होगी, उस टाइम पे तो आदि मानव ही थे जो घूम घूम कर भोजन इकट्ठा करते थे। तो भोजन के लिए उसने बांस की बुनाई से डलियां बनाई होगी। तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं और ये अंदाज़ा ऑलमोस्ट करेक्ट भी है कि उस टाइम पे जब आदि मानव रहते थे तो वो भोजन यानी कि खाना इकट्ठा करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे, बांस से बनी चीज़ों का, और वो उन्होंने खुद ही बनानी शुरू की थी। उस टाइम पे कोई मशीन नहीं थी, कोई बाजार नहीं था कि उन्हें कहीं से ये टोकरियाँ मिल जाती। उन्होंने खुद बांस को इकट्ठा किया, बांस की बुनाई की और उनसे अलग अलग तरह की डलियाँ बनाई, और वो डलियाँ में अपना भोजन इकट्ठा करने का सामान रखने लगे। ठीक है, और तभी से ही जो बांस है वो प्रचलन में आना शुरू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्न 3 के बाद आते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 में आपसे क्या कहा गया है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किसी भूभाग के संदर्भ में दी गई है, या किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है। लेसन में आपने पढ़ा था कि हमारे भारत देश के अलग अलग राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये बांस की जो प्रचलन है, परंपरा है, वो बहुत टाइम से चली आ रही है और आज भी लोग वहाँ पर अपना रोजगार का साधन इसे मानते हैं। ठीक है, मतलब कि आज अगर आप जाएंगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में तो वहाँ आपको किसी और रोजगार से ज़्यादा बांस की चीज़ों से बने दुकानें, बांस की चीज़ों की दुकानें और मतलब बांस से रिलेटेड सारे रोजगार आपको नजर आएंगे। कोई बांस से फर्नीचर बना रहा है, कोई दरवाजे बना रहा है, बांस की टोकरियाँ, डलियाँ। ठीक है, मतलब कि उत्तर पूर्वी राज्यों में बांस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो हमें वही राज्य यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे बांस भारत के मुख्यतः उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में अधिक मात्रा में उपयोग होता है। उत्तर पूर्वी मीन्स जैसे ये हमारा भारत देश है। ठीक है, तो इसका ये जो एरिया है इधर का उत्तर, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, तो ये जो ऊपर का एरिया है ये सारा यहाँ के 7 राज्यों में बांस जो है वो आज भी प्रचलन में है। मतलब कि आज भी बांस से चीज़ें वहाँ पर परंपरा के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? ये राज्य हैं, पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, फोर्थ है नागालैंड, नेक्स्ट है उसके बाद मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में बांस की जो चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो भारत के अदर राज्यों में यानी कि और राज्यों में बांस की इतनी ज़्यादा खपत नहीं होती, इतने ज़्यादा बांस की बुनाई नहीं होती जितनी ज़्यादा इन राज्यों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हमने लेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर समझे हैं जो हमारे पूरी तरह से लेसन पर बेस्ड है। हमें यहाँ इसमें कुछ भी बाहर से नहीं लिया है इसे। ठीक है, इसमें हमने लेसन में से ही ढूंढकर सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। तो आप पहले इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन आंसर जब आपको समझ में आ जाएंगे उसके बाद आप साफ राइटिंग में कॉपी में लिखेंगे, और कॉपी में लिखने के बाद होमवर्क की पिक ज़रूर सेंड करनी है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपके होमवर्क के मार्क्स होते हैं और आप पिक नहीं सेंड करते हैं तो आपके मंथली जो होमवर्क के मार्क्स है उसमें 0 नंबर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपने होमवर्क की ओर भी ध्यान दीजिए और जितना भी होमवर्क आप कर रहे हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, वो उसकी पिक आप ज़रूर सेंड कीजिए जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो ना कटें। तो चलिए, आज की जो हमारी ऑनलाइन वीडियो है हिंदी की वो यहीं पर पूरी होती है। प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में साफ राइटिंग में लिख लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।